नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। गठबंधन सरकार अपना सबसे बड़ा चुनावी वायदा पूरा करने जा रही है। प्रदेश में निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। मूल रूप से हरियाणा के निवासियों को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सैद्धांतिक रूप से इसकी मंजूरी दे दी गई है। आरक्षण के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट पर कानूनी सलाहकार की मुहर के बाद इसे बैठक में रखा गया। अगली कैबिनेट की बैठक में इसे पास कर दिया जाएगा ताकि मानसून सत्र में इसे पारित किया जा सके। ड्राफ्ट के मुताबिक 50,000 रुपए से नीचे तक वेतन वाले सभी पदों के लिए आरक्षण लागू रहेगा। इस ड्राफ्ट में यह भी प्रावधान है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। गौरतलब है कि जेजेपी ने चुनावी घोषणा पत्र में 75% आरक्षण देने का वादा किया था। वहीं बीजेपी ने कहा था कि प्राइवेट नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को 90% तक प्राथमिकता दी जाएगी। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि नौकरी के लिए जो ड्राफ्ट सरकार लाने जा रही है उसमें क्या कुछ खास है, किस तरह से पूरा प्रावधान किया गया है और इस प्रावधान के मुताबिक युवाओं को 75% का आरक्षण दिया जाएगा। तो जिस आरक्षण की बात जेजेपी की ओर से मैनिफेस्टो में कही गई थी और उसको लागू करने की तैयारी, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अध्यादेश 2020 लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। युवाओं की नौकरी का रास्ता बनाने की कोशिश है। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में अध्यादेश का प्रारूप लाया जाएगा और कैबिनेट के अहम फैसले को लेकर के इसका स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जेजेपी के नेताओं ने। निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों, पार्टनरशिप फर्मों आदि में 75% स्थानीय उम्मीदवार होंगे और इसी के तहत अब 75% हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिल पाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि 50,000 रुपए प्रति महीने से कम वाली नौकरी में 75% स्थानीय उम्मीदवारों को आरक्षण दिया जाएगा। जिसकी तनख्वाह 50,000 से नीचे होगी उन्हीं पर लागू होगा। नियोक्ता के पास एक जिले से सिर्फ 10% स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती का विकल्प होगा। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। साथ ही किसी खास वर्ग में उपयुक्त स्थानीय उम्मीदवार नहीं मिलने पर छूट खंड का भी प्रावधान है। अगर लगता है कि किसी खास वर्ग में कोई कौशल वाला उम्मीदवार नहीं मिला है तो कंपनियों को छूट भी मिलेगी। वहीं प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण को लेकर सरकार जो ड्राफ्ट लाने जा रही है उसको लेकर उद्योगपतियों का क्या कुछ कहना है, क्या राय वो रखते हैं, वो आप देखिए। तो स्थानीय लोगों को रोजगार को लेकर के उद्योगपति इन्होंने कहा कि सरकार को उद्योगपतियों से बात करनी चाहिए थी। 75% की बाध्यता गलत है, ये हरियाणा के उद्योगपतियों ने कहा है। स्थानीय लोग काम नहीं करते हैं, यह भी कहा है। सभी समृद्ध घरों के लोग हैं, यह भी उद्योगपतियों का कहना है। वे हर काम के लिए तैयार नहीं होते हैं। इंडस्ट्री में काम के लिए कुशलता की जरूरत होती है, ये कहना है उद्योगपतियों का। बाहर से आने वाले कुशल कारीगर होते हैं, ये भी उद्योगपतियों की राय है। यूपी बिहार के लोग ही काम कर पाते हैं। तो यहां लोगों में वैसी प्रतिबद्धता नहीं है। हरियाणा के युवाओं को लेकर के उद्योगपतियों की ये राय है। इससे इंडस्ट्री को समस्या आती है, इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दिक्कत आएगी, ये उद्योगपतियों ने कहा है। उद्योगों में विशेष काम के लिए विशेष लोग चाहिए और टफ टाइम में कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। तो उद्योगपतियों की राय आखिर क्या? हर जोन में स्किल डेवलपमेंट के सेंटर होने चाहिए। ऐसे कानून के बजाय प्रमोशनल कानून लाने की वकालत उद्योगपतियों ने की है। 5% का स्पेशल जो इंसेंटिव देने से बाहर की कंपनियां मजबूत होंगी। सख्त कानून लगाने से बाहर के उद्योग प्रदेश में नहीं आएंगे। पहले वाले उद्योगों को भी सोचने पर विवश होना पड़ेगा, ये कहना है उद्योगपतियों का। तो निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय नौकरी के मायने आखिरकार क्या है? बड़ी बहस का यह महत्वपूर्ण सवाल है और साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के भी कि क्या निजी क्षेत्र को कुशल श्रमिक मिल पाएंगे, क्योंकि उद्योगपतियों के मुताबिक
बाहर के श्रमिकों को इससे मौका नहीं मिलेगा और इससे उनका काम प्रभावित होगा। इसी को लेकर के आज बड़ी बहस में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं करवा दूं। प्रवीण अत्रे साहब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप भारद्वाज हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन यादव प्रेसिडेंट हैं IMT मानेसर के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और सबसे पहले प्रवीण अत्रे, चूंकि आपकी सरकार ने ये बिल लेकर के आई है तो शुरुआत आप ही से करेंगे। क्या है आखिरकार इस बिल में ऐसा खास और कैसे हरियाणा के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, कैसे इसको लागू कर पाएंगे? देखिए हेमंत, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर युवाओं के लिए रोजगार ये रहा है। आपने पिछला 5 साल का कार्यकाल भी देखा। सरकार ने बाकायदा सरकारी नौकरियों में 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया। इस सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर युवा सक्षम योजना के तहत 5.5 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करवाया। गठबंधन में हमारी सहयोगी पार्टी जेजेपी का भी एक मुख्य जो वायदा था वो युवाओं का प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान और स्थानीय युवाओं के लिए वो उनका वायदा रहा। तो दोनों दल जो गठबंधन में सरकार चला रहे हैं उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को देखते हुए स्थानीय युवाओं को प्राइवेट इंडस्ट्री में रोजगार मिले, प्राथमिकता के स्तर पे मिले, तो उसके ऊपर काम करते हुए अपने वायदे का पालन करते हुए 75% आरक्षण का प्रावधान जो करने जा रहे हैं। और देखिए, आपने हेमंत शुरू में जो उद्योगपति हैं उनकी कुछ शंकाओं का जिक्र किया। मैं विशेष तौर पे उस पर थोड़ा बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि किसी भी व्यापारी या उद्योगपति को सशंकित होने की जरूरत नहीं है। इस अध्यादेश के अंदर सबसे पहले तो जो उद्योग या जो व्यापारिक संस्थान जिनके कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से ज्यादा है, ये उनके ऊपर लागू होगा। आपने अभी कहा कि कुछ लोगों ने आपसे ये बताया कि सरकार ने उद्योगपतियों से सरकार को बात करनी चाहिए थी। मैं विशेष तौर पे बता देता हूँ, मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने औद्योगिक संगठनों से इसके ऊपर विचार विमर्श किया था। आपको याद होगा जब गुड़गांव में मुख्यमंत्री जी गए थे, औद्योगिक संगठनों से बात की थी। जब बजट पेश करना था उस वक्त जब बजट के ऊपर चर्चा हो रही थी उसमें भी इस विषय के ऊपर चर्चा हुई थी। एक और शंका जो आपने बताया उद्योगपतियों को या व्यापारियों को है वो है कुशलता के, अगर कुशल कारीगर नहीं मिलते। देखिए, इसमें बाकायदा प्रावधान है, आपने भी हेमंत जिक्र किया है कि अगर किसी क्षेत्र में जरूरत के अनुरूप कुशल कारीगर नहीं मिलते तो वहां पे सरकार से अनुमति लेनी होगी। केवल इतना ही है, वो अपनी जरूरत के हिसाब से कुशल कारीगर या कुशल जो रोजगार रख सकते हैं, लेकिन सरकार से मंजूरी लेनी होगी, सरकार से को अपनी डिटेल्स देनी होगी और सरकार इस बात की मंजूरी देगी। तो इसके लिए भी किसी तरह के कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है और इसके लिए भी आशंकित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात में मुझे भी एतराज है, जो ये कहा कि स्थानीय युवक जो है प्रतिबद्ध नहीं होते, या मुझे एतराज है। देखिए, इस पर आ जाएंगे प्रवीण अत्रे साहब, इस पर आ जाएंगे। एक बार सबकी राय इसको लेकर के ले लें कि आखिरकार ये जो आप करने जा रहे हैं 75% आरक्षण का, उससे हरियाणा के युवाओं को क्या कुछ लाभ मिलेगा, इनकी भी राय जान लेते हैं। उसके बाद इस पर भी हम धीरे धीरे करके इस पर भी बात कर लेंगे। क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्या उद्योगपतियों ने कहा है, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन संजीव भारद्वाज साहब, ये अच्छा फैसला है सरकार का, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? क्या हरियाणा के नौजवानों को फायदा मिलेगा? हेलो, हाँ संजीव भारद्वाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेमंत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूं सर, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेमंत जी, मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि ये कोई आज नई बात नहीं हुई है। जब भी कोई नया उद्योग हरियाणा के अंदर लगने आता है और उसका टाउन कंट्री प्लानर से, प्लानिंग से, डिपार्टमेंट से कोई भी CLU होता है तो उसका पहला प्रावधान यही है उसमें कि भाई ये यहाँ जो लोग यहाँ लोकल लोग हैं उनको 75% आरक्षण देंगे। लेकिन यहाँ अभी जो आपकी ये डिबेट है, इस वक्त ये अभी मिडल के अंदर डिबेट है।
जब तक पूरा इसका प्रावधान कि भाई क्या सरकार रखती है क्या नहीं रखती, जब तक दूसरी मीटिंग होके नहीं आ जाती, अगर ये इम्प्लीमेंट ये सरकार, हमें इस बात का संदेह है कि पहले सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा, फिर हमारी प्रदेश की सरकार ने कहा कि 2 करोड़ युवाओं को हम प्रति वर्ष नौकरियां देंगी। आज क्या हालत हो रही है, हर जगह बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है, हमें ये संदेह है कि हरियाणा के नौजवानों की बात हो रही है, देश वाली बात पे जाएंगे, वो बड़ा एक अलग मसला है, उस पर अलग से हमने डिबेट भी किया है कि 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए देश में, क्या इसका फेल्योर है क्या नहीं है, उस पर बात हो गई है। लेकिन फिलहाल आज हम उस पर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अभी नहीं लाया और ये पहले ही प्रावधान होता है, लेकिन एक कानूनी जामा पहनाना तो पहली बार हो रहा है ना सर। और जब ये कैबिनेट में डिस्कस हो गया और उसके बाद अब सरकार करी है कि मॉनसून सत्र में उनकी प्राथमिकता इसे लाने की, तो इसको लेकर के आप बात कीजिए ना सर। नहीं हेमंत जी बोलिए। हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, ये पहली बार नहीं हो रहा। आप जो CLU वगैरह जो नए उद्योग आते हैं, नए उद्योगों में ये कंडीशन पहले भी है, ऑलरेडी है, कोई कानून बना करके इतने लोकल लोगों को रोजगार देंगे, पहले भी है। संजीव भारद्वाज जी, कोई कानून बना करके अभी तक किसी ने ये पहल की है कि 75% जो नौकरियां हैं वो 50,000 से नीचे वाली क्यों ना हो, उसको हम रिजर्व करते हैं कि वो हरियाणा के नौजवानों को मिलेगी? ऐसा कोई कानून पहले से बना हुआ है क्या? अब सरकार बनाने जा रही है तो आप उसको लेकर के बात कीजिए ना सर। नहीं हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, हम इस बात का ये पहले अभी बहस बहुत जल्दी बहस हो रही है, जब इसका पूरा फाइनल प्रारूप सामने आएगा और ये जब लगाएंगे तो हम इस बात को, ये बहुत अच्छी बात है अगर ये करते हैं इस बात को तो और ये लागू होती है, कानून ठीक होता है और लोगों को ये लगाते हैं तो हम उसका स्वागत भी करेंगे। पर जैसे इनका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, जुबले कहना, झूठे वादे करना, तो उससे हमें संदेह है कि भाई ये ना तो कोई नया उद्योग आ रहा है, ना कोई ऐसा नया व्यापारी आ रहा है, जो पुराने हैं वो ही बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं, उनकी छटनी हो रही है। तो ये कौन सा वादा कर रहे हैं, कौन सी क्या बात कर रहे हैं अभी तक। लेकिन अगर ये लागू हो जाता है, कानून बन जाता है, तो हम इनका स्वागत भी करेंगे, हम स्वागत करने से भी परहेज नहीं करेंगे। जल्दी से पर उसके बाद अभी पहले ये जुमला साबित ना हो। ये कह रहे हैं कि आप इसे ले आएंगे और अच्छे से लाते हैं और इससे फायदा मिलता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, अच्छी बात है जी। लेकिन अत्रे साहब ये भी कह रहे हैं साथ में कि आपका पिछला जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर कह रहे हैं कि आप बात तो करते हैं 2 करोड़ की, उन्होंने वो पिछली वाली बात कही है, उस पर भी मैं चाहता हूं कि आप जवाब दे दें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैं वही बात कर रहा हूं जी, बिल्कुल मैं वही बात कर रहा हूं। देखिए ऐसा है, कांग्रेस की समस्या क्या है, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि प्रावधान पहले भी था। देखिए यही तो समस्या थी कि प्रावधान होने के बावजूद प्रदेश के युवाओं को उसका कभी लाभ ही नहीं मिला। आपने कभी कोशिश नहीं की कि उसका लाभ मिल जाए। कोशिश करते भी कैसे, क्योंकि आपके समय में उद्योग पलायन कर गए थे, मारुति का एक्सटेंशन यूनिट गुजरात में चला गया था। अब इन्होंने कहा कि साहब यहाँ पे कोई नया उद्योग ही नहीं आया। कॉपी पेन लेके नोट कर ले, पिछले 5 साल के अंदर प्रदेश के अंदर 22,842 छोटे उद्योग और 182 बड़े और मध्यम उद्योग इस प्रदेश के अंदर लगे पिछले 5 साल में। देखिए एक बात इन्होंने और कही कि जो औद्योगिक नीति है, ये बात मैं मानता हूं कि औद्योगिक नीति के अंदर इस तरह का प्रावधान था कि सरकार से अगर कोई लाभ कोई उद्योग लेता है, जैसे कंट्रोल रेट में उसको जमीन मिलती है या किसी भी तरह का लाभ, उसमें प्रावधान था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, केवल लिखने के लिए प्रावधान था। आज सरकार अपने वायदे अनुसार स्थानीय युवाओं के 75% रोजगार का प्रावधान कर रही है। मुझे लगता है कांग्रेसी मित्रों को इससे खुश होना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेसी सवाल उठाते हैं कि साहब रोजगार के मामले में वायदा किया था, मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूंगा। देखिए 1 लाख नौकरियों का सरकारी का मैं जिक्र कर चुका हूं, 5.5 लाख युवाओं को प्राइवेट उद्योगों के अंदर सक्षम युवा रोजगार योजना के तहत रोजगार दिया, इसका जिक्र भी मैं कर चुका हूं। लेकिन यहाँ पे इनकी मानसिकता बताने के लिए एक उदाहरण दूंगा।
आज भी मैं देख रहा था कि कांग्रेस के नेता झूठ बोल के कैसे बरगलाते हैं। आज एक कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें बोल रहे थे कि साहब देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है, सरकार महंगाई पे काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से खाद्य मूल्य सूचकांक को देखें, 2013 के अंदर महंगाई की जो दर थी 13.79% थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014-15 के अंदर अगर दर देखते हैं तो मात्र 5.9% रह गई थी। 15-16 में 4.9%, 17-18 में 3.6%, 18-19 में 3.4%। साहब आप ये करें कि महंगाई नहीं बढ़ी, कांग्रेस के नेता सब आप ये करें कि महंगाई नहीं बढ़ी, की कोशिश करते हैं। आप ये करें कि महंगाई नहीं बढ़ी। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम नहीं हेमंत जी बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ। हाँ। खाद्य पदार्थों की महंगाई यूपीए सरकार की तुलना में आप सूचकांक देखिए, आज 3.4% सूचकांक की बात कर रहा हूँ मैं, जो कांग्रेस के टाइम में 17% महंगाई की बात कीजिए ना सर। खाद्य पदार्थों की, पेट्रोल डीजल की, गैस सिलेंडर की, सब्जी की, दालों की, चीनी की, चारों तरफ आप जो महंगाई कह रहे हैं कि आपके हिसाब से नहीं बढ़ी है, इसका जवाब जी हाँ, उसमें बात करते हैं। खाद्य पदार्थों का तो चलिए उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं अभी, उस पर आएंगे। उसमें आप गलत तो जा रहे हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसी पर रहे, हम आज युवाओं की बात कर लें। संजीव भारद्वाज एक कमेंट दे दीजिए। मैं केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेता झूठ बोलते हैं। ठीक है भारद्वाज जी। मैं आपको हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, ये जिसकी कह रहे हैं कि प्रावधान लागू नहीं करा, पिछले 6 साल तो इन्हीं की सरकार है, इनको मॉनिटर करना चाहिए था उस प्रावधान में, बार बार उसको रिपीट करना कि आज हम इसका कानून बना रहे हैं। कानून तो ऑलरेडी बना हुआ है। 6 साल में अगर ये भी नहीं कर पाए पिछले 6 साल में, तो उसमें भी हमारा कसूर बता रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं कि 5 साल के अंदर इतने उद्योग लगे, इतने वो लगे। आप ये देखें, सरकार अब जो रोजगार, सरकार अब वेतन देने के लिए भी कर्जा ले रही है। सरकार के पास क्या पैसे आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, कर्जा कहां से कहां सरकार के पास पहुंच गया, इनकी नीतियां क्या हैं। फिर तीसरी बात, मेरे साथी प्रवक्ता अत्रे जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे महंगाई घट रही है। क्या हालत हो रही है लोगों की महंगाई के ऊपर कि आप सस्ती चीज लेते हैं, क्रूड ऑयल सस्ता लेते हैं, महंगा बेचते हैं। कांग्रेस के टाइम में आज हमारी शैलजा जी ने भी कहा है, कुमारी शैलजा जी ने भी सारी बात ये विस्तार से रखी है, प्रेस नोट भी जारी किया उन्होंने कि सस्ती चीज लेके ये महंगी पब्लिक को दे रहे हैं एक्साइज ड्यूटी लगा लगा के। तो ये कौन से वादे, कौन से जुमले समझ से बाहर है। संजीव भारद्वाज इनके साथ बहस करना इतना ठीक है। पवन जी समझ में नहीं आ रहा कैसे बहस हो। ठीक है पवन जी, आपने दोनों की बातें सुनी, कांग्रेस की भी, बीजेपी की, और सरकार ने कहा है कि 75% सीटें प्राइवेट सेक्टर में, उद्योग धंधों में नौकरी के लिए रिजर्व की हरियाणा के युवाओं को लेकर के। इससे क्या फायदा मिलेगा, उद्योगों को क्या बेनिफिट होगा, और साथ ही साथ हरियाणा के युवाओं को क्या फायदा मिलेगा आपके लिहाज से, उद्योग इंडस्ट्री के लिहाज से कैसा फैसला इसको आप मान रहे हैं? गवर्नमेंट का, देखो गवर्नमेंट हमेशा प्रदेश के लिए कोई भी डिसीजन लेती है वो सही लेती है, हम भी मानते हैं, बट ये निर्णय या डिसीजन जो भी है ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अगेंस्ट है। आपको मैं बता दूं, आज हम बात कर रहे हैं 75%, 60%, 80%, क्यों बात कर रहे हैं? हमें अपने हरियाणा के युवाओं को इतना स्किल करना है कि वो 100% रोजगार क्यों ना पाए। हम क्यों 70% पे अपने आप को बाउंड कर रहे हैं? हमें चाहिए कि हम 100% लड़ाई लड़े, लेकिन हम इंडस्ट्री को बाउंड करके फोर्सफुली डंडे के दम पे चाहेंगे कि आप लो, नहीं हो पाएगा। आगे से जब भी कोई भी सर्वे होगा, रिसर्च होगी कि इंडिया में अगर फैक्ट्री लगानी तो किस स्टेट में लगानी है, तो हरियाणा उसमें पिछड़ जाएगा। वो आज हमें नहीं पता कौन कौन सी कंपनी आने वाली, और वो जो इस सर्वे के बेस पे कि यहाँ पे ये कंडीशन है, इस वजह से हम इंडस्ट्री हरियाणा में नहीं लगाएंगे, ना वो मुझे पता चलेगा ना आपको पता चलेगा हेमंत जी, और वो एक वर्चुअल लॉस हो जाएगा पूरे स्टेट को। हमें स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, जहां गवर्नमेंट ये बात करती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बात करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कहां हम आज राज्यों के बीच में लाइनें खींच रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे राज्य से अलग कर रहे हैं? आप आज बताइए, दिल्ली में 1 लाख पुलिस वाले हैं, उसमें से 80% हरियाणा है। कल को दिल्ली गवर्नमेंट भी अगर ये कहे कि दिल्ली पुलिस में भी दिल्ली के युवाओं को रोजगार दो, तो हरियाणा के 80,000 लोगों को हरियाणा कहाँ लेके जाएगा?
आज टैलेंट के बेस पे केरल का नर्सिंग स्टाफ पूरी दुनिया में मशहूर है। आज आपको हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, हर जगह केरल का स्टाफ मिलेगा। क्या हम उनको भूल जाएंगे कि केरल ने नर्सिंग स्टाफ को इतना ट्रेंड किया कि पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। हरियाणा अपने युवाओं को ट्रेंड करने पे फोकस करे बजाय इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रोकने के। हरियाणा में ऑलरेडी 2-3 ऐसे कांड हो चुके हैं जिससे हरियाणा की छवि ग्लोबली खराब हो चुकी है, जिसमें से एक मारुति कांड हुआ था, एक होंडा कांड हुआ था और एक पीछे 2-3 साल पहले जो एक बड़ा कांड हुआ था जिसको आप जानते ही हो। उद्योगपतियों ने बड़ी मुश्किल से उस दौरान जान बचाई थी और ये चौथा मील का पत्थर साबित होगा कि हरियाणा का इंडस्ट्रियल ग्रोथ आज से रुक जाएगा। आप पीछे देखो, फरीदाबाद से अभी रिसेंटली कंपनी शिफ्ट करके गई है जयपुर। क्यों? सरकार ने सोचा कभी? सरकार ने कभी सोचा सैमसंग नोएडा में क्यों लगी? वीवो का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आया, नोएडा में क्यों लगा? जीप का प्लांट आया, चेन्नई में क्यों लगा? मॉरिस गैरेजेस आया, गुजरात में क्यों लगा? इतने प्लांट आ रहे हैं ऑटोमोबाइल के। हरियाणा में कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है पिछले 6 महीने में? देखिए हेमंत जी, दुनिया में आज भी कुछ देशों को जाना जाता है, 200 देश है, फिर भी सबका नाम आप भी नहीं जानते, लेकिन हम अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी और चाइना को नहीं भुला सकते। और कोई भी राष्ट्र है, कोई भी देश है, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ही आगे पहुंचा है। इन 6 देशों के अलावा 10 देश के नाम अगर किसी को बोल दे तो शायद लोग लिख नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान को भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस करना है, जिसमें हरियाणा की ऐसी पॉलिसीज जो ब्रेक लगा देगी। आज हम तो क्या है पॉलिटिकली ये सोच रहे हैं, लेकिन क्या हमारे युवा तैयार है? हमारे यहाँ आज भी देखते हो इंजीनियरिंग कॉलेज कम है, ITIs कम है, डिप्लोमा कॉलेज कम है, लेकिन हमने पहले इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया कि 75% हमारे लोग। मैं ये कहता हूँ हमें अपनी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन को फोकस करना चाहिए और 100% पूरे हरियाणा में हमारे युवा हो और पूरे भारत में हरियाणा से आदमी जाए और उसकी तारीफ हो, उसकी इंजीनियरिंग की, उसकी टेक्नोलॉजी की, पूरा देश सराहे। जैसे आज हम केरल की नर्सों की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए पिछले 6 साल में कौन सी बड़ी कंपनी आई है जिसको हम ये कह सकें कि ये सैमसंग आया है, वीवो आया है, जीप आया है, या कौन सी इतनी बड़ी कंपनी आई है जिसको हम ये मान लें कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप खुद सोच लो, इंडस्ट्री जारी है। पिछले महीने हरियाणा से कितना बड़ा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर भी मैं बताता हूँ, JCB शिफ्ट कर गया यहाँ से। हरियाणा में जन्म हुआ हीरो मोटर्स का। आपको पता है हीरो मोटर्स ने नीमराना में एक प्लांट क्यों लगाया, धारूड़ा से 50 किलोमीटर? अगर हरियाणा की पॉलिसीज इतनी अच्छी थी तो वो दूसरा प्लांट उसने हरियाणा में ही क्यों नहीं लगाया? बावल में सरकार ने क्यों नहीं उसको फैसिलिटी दी? एक प्लांट हीरो ने जाके लगाया हरिद्वार में, क्यों? होंडा ने बिल्कुल 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर भिवाड़ी में एक प्लांट लगाया। आप इन पॉलिटिशियन से ये पूछे क्यों ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी? 30 किलोमीटर दूसरा प्लांट लगाने का मतलब क्या था? वो सारी हमारी पॉलिसीज हैं जो आज हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेल रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता। पवन यादव, क्या ये जो तमाम बातें हैं वो सरकार तक नहीं पहुंचाई गई? क्योंकि प्रवीण अत्रे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने बातचीत भी की तमाम उद्योगपतियों से, तो क्या ये जो फीडबैक है वो नहीं रखा गया था सरकार के सामने, या सरकार ने इसको नजरअंदाज कर दिया? सर, हमारी स्टेट की मार्केटिंग पुअर है कि हम नए इंडस्ट्रीज को नहीं लेके आ रहे हैं, एक। दूसरा, जो हमारे यहाँ पे है हम उनको रिटेन नहीं कर रहे हैं। आप खुद सोचिए हेमंत जी, हीरो ने 50 किलोमीटर दूर दूसरा प्लांट क्यों लगाया? क्यों ना उसको हरियाणा में ही धारूहेड़ा में या बावल में क्यों नहीं जमीन दे पाए? क्यों नहीं उसको रोक पाए? क्या हमने बात की कि आप 50 किलोमीटर दूर, कोई ज्योग्राफिकल इशू नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का इशू नहीं है, क्यों लगाया? होंडा ने भी भिवाड़ी में एक प्लांट क्यों लगाया? क्या हमें नहीं चाहिए था हम आगे बढ़ के उन इंडस्ट्रीज को रोके? आज हमें ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज आए। हरियाणा का तो हर युवा रोजगार पाएगा, लेकिन आप सोचो डंडे से फोर्सफुली, वो गलत है। इंडस्ट्री इसका जवाब वो भी चली जाएगी। JCB ने पिछले महीने 1000 लोगों को। ठीक है सर, वो अब पूरी बातें वापस रिपीट करने से अच्छा, उनका आपने जो तमाम बातें रखी उसका जवाब प्रवीण अत्रे साहब देंगे। जी देखिए हेमंत, जो बातें इन्होंने कही है, पहला तो इन्होंने कौशल विकास का जिक्र किया कि स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है इन्होंने जो कही है। लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि वर्तमान सरकारी ऐसी है जिसने पलवल में कौशल विकास विश्वविद्यालय, स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी स्थापित की है, स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए हैं कि युवाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, युवाओं की जो क्षमता है वो ग्रो करे। और एक बात इन्होंने और कही, इन्होंने होंडा का जिक्र किया कि साहब होंडा ने भिवाड़ी के अंदर अपना यूनिट लगा लिया। हालांकि उद्योगपति है, वहां के स्थानीय हैं, तो शायद ये जानते होंगे जो सब्सिडरी ऑलरेडी वहां पे काम कर रही थी, होंडा के साथ 10 साल पुराना एक एग्रीमेंट था।
होंडा ने उसी वक्त डिक्लेयर किया था कि अगर हमारा एग्रीमेंट एक्सटेंड नहीं होता तो हम इसको टेक ओवर करेंगे। तो उसके अंदर उसका पलायन नहीं कह सकते, वो तो उनका यूनिट लेकिन वो पलायन नहीं कर सकते अत्रे साहब, लेकिन बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री जो पवन यादव कह रहे हैं वो नाम भी ले लेंगे, वो कह रहे हैं नाम नहीं लेना चाहता। मैं वही कह रहा हूं, गुरुग्राम तो वही आ रहा हूं, सारी कंपनियां गुरुग्राम से बंद हुई है, लाखों रोजगार। आपको तो पता है सर, आपको तो इस बात का पता है कि मारुति में और बाकी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितना रोजगार लाखों का गया है। मैं वही कह रहा हूं, जनवरी 2014 में मारुति मेहसाणा गुजरात में चली गई थी, मनोहर सरकार नहीं थी प्रदेश के अंदर। मैं यही कहना चाह रहा हूं, जनवरी 2014 में चालू हो गई थी, मनोहर सरकार नहीं थी तब यहाँ पे हरियाणा प्रदेश सरकार में नहीं गई, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तब। मनोहर सरकार आने के बाद कोई कंपनी, हेमंत जी आप सुन लीजिए, जनवरी 2014 में लोगों को बेरोजगार नहीं किया। जनवरी 2014 में मारुति ने मेहसाणा में प्रोडक्शन कर दिया था, मनोहर सरकार नहीं थी प्रदेश में। अब मैं जो बात कह रहा हूँ, जो पवन जी ने एक बात का जिक्र किया है, हाँ जी आप बताएं, सवाल तो सुनिए सर। अत्रे साहब आप ही करें 2014 की पहले की बात, उसको भी हम छोड़ देते हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि मनोहर सरकार आने के बाद गुरुग्राम से, धारूहेड़ा से और हरियाणा के किसी इलाके से कोई फैक्ट्री बाहर नहीं गई है, वहां से प्राइवेट कंपनियों से लोग बेरोजगार नहीं हुए हैं? मैं कह सकते मैं अब आपकी बात का जवाब दे दूं, आप जवाब सुन लीजिए। हाँ। देखिए, या तो मुझे कंपनी विशेष का नाम बताएं कि फला कंपनी, तो मैं आपको बताऊंगा। अब HMT थी हरियाणा के अंदर, पंचकुला के अंदर HMT जो है बंद हुई, लेकिन ये पूरे जनता जानती है कि HMT भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार के दौरान ही बंद होने की स्थिति पे पहुंच गई थी। फंड ट्रांसफर बेंगलोर यूनिट में हो गए थे, मैनेजमेंट ने यहाँ के यूनिट को खोखला कर दिया था। लेकिन अगर उस पर ताला मनोहर सरकार में आके लगता है मैनेजमेंट की वजह से, तो क्या सरकार की नीतियों की वजह से बंद हुई? हमें डिटेल को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। HMT के कर्मचारी 2011 से हड़ताल पे बैठे थे, वो चाहते थे चले, लेकिन मैनेजमेंट नहीं चाहती थी। अब मेरी बात सुनिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो पवन जी ने भी जिक्र किया। पवन जी कह रहे थे कि क्यों नहीं हम 100% के लिए लड़ते। देखिए पवन जी, पहले तो कुछ चीजों को आप भी समझिए। जो ये स्थानीय युवाओं को रोजगार में आरक्षण जो है, ये हरियाणा कोई पहला प्रदेश नहीं है। पहले आंध्र प्रदेश ने किया, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार कांग्रेस की थी, वहां किया। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने किया। तमिलनाडु के अंदर इसकी मांग लगातार उठ रही है। नहीं, राजस्थान में मांग लगातार उठ रही है। साहब राजस्थान में ऐसा प्रावधान नहीं है, इसकी मांग उठी है। जी उसकी मांग अभी कल कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि हरियाणा को देखते हुए हमारे यहाँ भी किया जाना चाहिए। अरे नहीं, हेमंत जी अशोक गहलोत जी ने बाकायदा डायरेक्शंस दे दिए हैं ऑर्डिनेंस लाने के लिए। अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया है सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। डायरेक्शन दे अशोक गहलोत जी ने ऑर्डिनेंस उस पर नहीं, अभी तक आया नहीं है। हरियाणा में भी अभी आना है जी। अरे हेमंत जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है, अभी तक आया नहीं। एक मिनट, अरे अभी कानून तो हरियाणा में भी आना है जी। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, वही स्थिति है जो हरियाणा की है। आपने कहा पहले से किया है, अभी तक किया नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ सर, आपने कहा कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार ने किया। अत्रे साहब कि अशोक गहलोत जी ने, हाँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी तक किसी ने लागू नहीं किया कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में। इसके लिए ठीक है, एक मिनट। संजीव भारद्वाज, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है, आंध्र प्रदेश में लागू हो चुका है, वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं आपकी बात पर। संजीव भारद्वाज जी। हेमंत जी, मैं आपको बताऊं, अत्रे जी ने बताया कि तकरीबन 5 साल के अंदर 22,842 एक उद्योग लगे हैं, 182 एक लगे हैं। पहले तो ये उस प्रावधान की बताएं कि इन उद्योगों में इन्होंने क्या प्रावधान को लागू करने की कोशिश करी। जब 23,000 यूनिट लगे हैं तो 75% इन्होंने लागू करा या नहीं करा। मैं पवन यादव अभी कानून तो आने दीजिए, तब लागू करेंगे ना संजीव भारद्वाज। कि जबरदस्त, इसीलिए तो लाया जा रहा है, ये सब पर लागू होगा। नहीं हेमंत जी, नहीं हेमंत जी, ये कह रहे हैं ये 23,000 संजीव जी नए उद्योग हमारे टाइम में आए हैं। 5 साल में उद्योग लगेंगे, मैं ये कह रहा हूँ होंगी, उसमें प्रावधान होगा। हाँ जी, ये जो नए उद्योग ऐसा है, ये 23,000 जो आपने बताए हैं 5 साल के अंदर।
लेकिन एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ अत्रे साहब, क्या नहीं जो परवीन जी, मेरी बात आप नहीं चल समझ रही है रहे। उन पर ये लागू नहीं होगा, नई जो भर्तियां होंगी उसमें लागू होगा, ये साफ है? हाँ, जी आपने क्या? 5 बिल्कुल बिल्कुल, जो पुराने नौकरी कर रहे हैं वो करते रहेंगे, जो नई भर्ती होगी उनमें लागू होगा, जो पुराने नौकरी पे है उनको नहीं हटाया जाएगा। ठीक है अत्रे जी 1 मिनट, आप उस बात को गलत ले जा रहे हैं, मेरी बात को दोबारा सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, आपने इस टीवी चैनल के माध्यम से बोला कि आप 5 साल में 23,000 नए उद्योग लाए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पिछला प्रावधान इसमें था कि 75% हरियाणा के लोगों को प्रावधान में नौकरी दी जाए, तो आपने ये वाच करके लगवाए हैं क्या भाई? 23,000 उद्योगों में कितने हरियाणा के लोगों को लगवाया? क्या आपने ये नियम वहां लागू करवाया है क्या? अब मैं ये बोल रहा हूं। दूसरी बात, आप बार बार कह रहे हैं। अब जवाब सुनोगे? अरे हाँ, जवाब सुन लीजिए। अरे जवाब सुन लीजिए पहले इसका, मुझे बोलने थे। दूसरा जवाब सुन लीजिए। एक तो आप ध्यान से सुना, अरे पहले आप जवाब ले लेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए संजीव जी, ऐसा है, एक तो आप ध्यान से सुने बात को, पहले आप बात को ध्यान से सुने। मैंने ये कहा था कि ये प्रावधान इंडस्ट्रियल क्लस्टर में है कि अगर कोई उद्योग सरकार से कोई लाभ लेता है, अरे वही कह रहा हूं, आपने बात को ध्यान से सुना नहीं, सुना कीजिए। जब कोई उद्योग सरकार से लाभ लेता है इंडस्ट्रियल क्लस्टर के अंदर, उसके अंदर ये प्रावधान था, लेकिन किसके लिए? जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रही है, चाहे वो सस्ती जमीन का बेनिफिट है, चाहे कोई दूसरा बेनिफिट है, ये प्रोविजन रहा है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। लेकिन जो इंडस्ट्री गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं ले रही, वहां पे प्रोविजन नहीं था पहले। आप समझो, पहले तो पूरी बात को समझो थोड़ा सा। ठीक है पवन यादव साहब, क्योंकि प्रवीण अत्रे ने आपने जो सवाल उठाया, अच्छा परवीन, मैं आ रहा हूँ सर, एक मिनट पवन यादव जी को ला रहा हूँ बीच में, एक मिनट सर, बात एक मिनट हेमंत जी। हाँ बोलिए। जी जी पूरा कर लीजिए अपना। हेमंत जी 1 मिनट, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। 1 मिनट कर लीजिए। 1 मिनट जी, मैं ये कह रहा हूं हेमंत जी, परवीन जी ने जो बात कही कि ध्यान से सुन लिए, मैंने ध्यान से सुना, तो ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं कि 23,000 नए उद्योग हम लाए? क्या 23 के 23,000 उद्योगों ने कोई बेनिफिट सरकार से नहीं लिया? अगर नहीं लिया तो इनका क्या क्रेडिट है? नंबर 2, ये बार बार कहते हैं, इस बात से मैं भी सहमत हूं कि जो पवन यादव जी ने कहा कि स्किल्ड डेवलपमेंट का ज्यादा ध्यान दें। अगर कानून कोई ऐसा आता है जिससे कि हमारे यहाँ उद्योग भी आए, ये भी आए, ये तो इनके कानून लाने और बनाने के बाद पता चलेगा कि वो कितना पावरफुल है या कितना यूजफुल है। उसके बाद इस बहस का कोई मतलब रहेगा। अभी इस बहस का कोई मतलब मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है पवन यादव जी, जो प्रवीण अत्रे ने सवाल उठाया कि 2014 में इस तरह की स्थितियां थी, हालांकि कुमारी सैलजा ने भी कहा है, अत्रे साहब, और ये उन्होंने कहा है कि जमीनी सच्चाई यह है कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां है ही नहीं, और उन्होंने कहा कि CMIE के जो आंकड़े हैं वो इस बात के गवाह हैं कि कैसे जो है वो हरियाणा सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है पूरे देश भर में, प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है, ट्वीट किया है उन्होंने। पवन यादव जी। हेमंत जी, इस समय पूरा उद्योग इस समय पूरा उद्योग ये चाह रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन करें हिंदुस्तान में। हर प्रोडक्ट जो चाइना से आ रहा है हम उसको हिंदुस्तान में डेवलप करें। सरकार को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, वो भी प्राइवेट इंडस्ट्री में। आप ये बताओ कि आधा हिंदुस्तान आज भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो रिजर्वेशन है उसके अगेंस्ट खड़ा है, तो आप वहां भी पूरी तरह से रोज लड़ते हैं, रोज विरोध हो रहा है। आधे लोग कहते हैं रिजर्वेशन हटना चाहिए, आधे लोग कहते हैं रिजर्वेशन रहना चाहिए। वहां तक तो ठीक था। आज आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज में एक इंडस्ट्रियलिस्ट फैक्ट्री लगा रहे हैं, रोजगार दे रहा है, वो चाहे हरियाणा का काम करे, उत्तर प्रदेश का काम करे, बिहार का काम करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत तो ये कहता है कि पूरे देश का विकास होना चाहिए। आज राज ठाकरे और हरियाणा में क्या फर्क रह गया? वो भी उत्तर भारतीयों को भगाते थे,
आज हरियाणा में ने भी वही कर दिया, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को हमें भगाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कोई आपके यहाँ केरल से आके नौकरी कर रहा है या महाराष्ट्र से आके नौकरी कर रहा है? 2 ही स्टेट है जो लोग यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं और वो हमारा सहारा है। हम ये कभी भी नहीं कहते। जो दूसरा आप एक कानून की बात कर रहे हैं कि पहले से ही कानून है 75% का, नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। ये जब भी HSIDC से आप एक प्लॉट लेते हो, एक प्रावधान है कि आप स्थानीय निवासियों को प्रेफरेंस देंगे। ये कानून कभी भी नहीं है, सिर्फ एक प्रेफरेंस देने का डॉक्यूमेंट होता है और वो हमेशा हम देते हैं। आज भी मानेसर में आप देखते हो 23,000 इंडस्ट्रीज जो कह रहे हैं प्रवीण जी, कहाँ आई है मुझे नहीं दिखाई दी है। मानेसर में आज भी 400 प्लॉट है, 2200 प्लॉट में से खाली पड़े हैं। बावल को इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए 25 साल हो गए, आज भी वो इंडस्ट्रियल एरिया 40% खाली पड़ा है। IMT रोहतक बना हुआ है, वो इंडस्ट्रियल एरिया आज भी वहां पे रोज प्लॉट के लिए एप्लीकेशन आती रहती है कि खाली पड़ा है। आप फरीदाबाद IMT बना हुआ है, उसको भी 6, 7, 8 साल हो गए, वो इंडस्ट्रियल एरिया के भी प्लॉट्स की एप्लीकेशन फिर से आ रही हैं कि आप वहां भी प्लॉट लीजिए। आप रोज का मेव एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको बने हुए 30 साल हो गए, आज तक वो इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो 23,000 इंडस्ट्रीज कहाँ लग रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप गुड़गांव में देख लो, हरियाणा में देख लो, कहाँ कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया बनाया है गवर्नमेंट ने कि पुराने सारे भर चुके हैं और नए की हमें आवश्यकता है। पहले वाले प्लॉट तो आज भी खाली पड़े हैं। संक्षेप में छोटा छोटा करके पूछेंगे तो वो जवाब दे पाएंगे। आप इतने सारे सवाल एक साथ रख देंगे। अत्रे साहब, उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या फर्क रह गया हरियाणा की सरकार में और हरियाणा की सरकार में और राज ठाकरे में, क्या फर्क रह गया? देखिए, ऐसा है, ये कंपैरिजन पवन जी का बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज ठाकरे जी जो बात करते हैं, हरियाणा सरकार वो बात नहीं कर रही। सरकार की जिम्मेवारी होती है अपने प्रदेश के जनता की, सरकार की जिम्मेवारी है अपने प्रदेश के युवाओं के रोजगार का प्रबंध करने की। सरकार इसलिए चुनी जाती है, युवा इसलिए वोट देते हैं, जनता इसलिए वोट देती है कि सरकार उनके लिए रोजगार का प्रबंध करे, बेसिक एमिनिटीज का प्रबंध करे। और सरकारी नौकरियां मात्र 4,30,000 के करीब है अप्रूव्ड पोस्ट, और बाकी जो है वो कहां पे जाएंगे नौकरी करने के लिए। और जो ये प्रावधान है इसमें बड़ा स्पष्ट है कि जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। जो नया उद्योग लगेगा, नई नियुक्ति होगी, उसमें ये प्रावधान होगा। 50,000 से कम सैलरी वालों के लिए प्रावधान होगा। ये तो बाकायदा, अरे उसमें 1.5 लाख युवाओं का कुशल पंजीकरण है। 1 मिनट अत्रे साहब, आपका 94,000 युवाओं का सक्षम युवा के तौर पर पहले से रोजगार पोर्टल के ऊपर जो है ये दर्ज है। इतना सारा रोजगार आप क्रिएट कर देंगे क्या? कितना समय लगेगा इसमें? जी, आपने बिल्कुल सही कहा हेमंत। देखिए, इन युवाओं के रोजगार का प्रावधान करना यही सरकार की नीति है और सोच है, और आप खुद ये बात मान रहे हैं। पवन जी जो तर्क दे रहे हैं वो एक उद्योगपति होने के नाते विस्तार से चीजों को देखने की कोशिश ना करना है। पवन जी ने उदाहरण यहाँ पे IMT मानेसर का दिया। पवन जी कह रहे हैं कि साहब 400 प्लॉट खाली है, हालांकि 400 प्लॉट खाली नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा खाली हैं। पवन जी, आपको इस बात की शायद जानकारी है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे है। जिस वक्त चौटाला साहब की सरकार में IMT मानेसर के उद्योगपतियों की डिमांड थी लेबर के लिए वहीं पे निवास का प्रबंध करने की, 1,000 एकड़ के करीब 1,092 एकड़ एक्वायर की गई थी जहां पे वो आवास बनने थे। हुडा साहब की सरकार आई, वो 1,092 एकड़ में से लगभग 900 एकड़ बिल्डरों को रिलीज कर दी। आवास वहां बने नहीं, जो उद्योगपतियों की मुख्य मांग थी। ये वजह है IMT मानेसर के ऊपर जो असर हुआ वो किसने किया? किसने उस लैंड को बिल्डरों को रिलीज किया? क्यों नहीं वहां पे आवास बनाए गए जो वर्कर्स के लिए, जो उनकी मुख्य मांग थी? अब आप पवन जी ने एक बात का और जिक्र किया कि साहब मुझे नहीं पता 22,000 जो मैंने बताया कि वो उद्योग कहां पे आए। पवन जी, केवल गुड़गांव या मानेसर में हरियाणा खत्म नहीं हो जाता। इंडस्ट्रियल एरिया भिवानी के अंदर भी है, इंडस्ट्रियल एरिया अंबाला में साहा के अंदर भी है, इंडस्ट्रियल एरिया झज्जर के अंदर भी है, इंडस्ट्रियल एरिया कुरुक्षेत्र के अंदर भी है। आप केवल मानेसर से बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा ना कि कहां पे लगे ये उद्योग। अगर सरकार की साइट पे आंकड़ा उपलब्ध है, साइट खोल के चेक कर लीजिए आप। मैं केवल जो आपने बात कही जिसका जिक्र मैं भी बार बार कर रहा था कि जब सरकार से कोई बेनिफिट लिया जाता है तो वहां पे एक प्रोविजन रहता है, ये बात तो मैं भी बार बार जिक्र कर रहा था। लेकिन मेरा केवल एक कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिस जनता ने उनको चुन के भेजा है, जिस जनता ने उनको वोट दिया है, उनके लिए उन सुविधाओं का बंदोबस्त करना। और सरकार अगर ये चाहती है कि हमारे प्रदेश के युवाओं को तरजीह मिले, आप हरियाणा के युवाओं की जो श्रम योग्यता है उस पर सवाल खड़े कैसे कर सकते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा।
आप अगर दूसरे प्रदेश के युवाओं को ज्यादा योग्य मानते हैं तो मुझे इस पे एतराज है। हरियाणा के युवाओं की योग्यता पे सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि किसी भी उद्योग, किसी भी व्यापार, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए मैनेजमेंट लेवल और उससे ऊपर लेवल की चीज वहां पे तो सरकार कोई बात कर ही नहीं रही है। सरकार केवल इतना कह रही है कि जो हमारे स्थानीय युवा हैं, जहां के संसाधनों का कोई उद्योग उपयोग करता है, उनको तरजीह मिलनी चाहिए। संजीव जी ने मेरे से एक बात पूछी थी कि साहब हरियाणा सरकार को क्रेडिट किया जाता है। संजीव जी, अगर कोई व्यापारी या उद्योगपति ये डिसाइड करता है कि मुझे इंडस्ट्री हरियाणा में लगानी है, वो कैसे डिसाइड करता है? वो देखता है कि उसको सुविधाएं क्या मिल रही हैं, उसकी टैक्स पॉलिसी कैसी है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कैसी है, और ये क्रेडिट किसको जाएगा? नहीं, सरकार को ही जाएगा ना जब नया उद्योग लगेगा। तो अब ये सवाल कैसे खड़ा कर सकते हो कि हरियाणा में 22,000 इंडस्ट्री लगती है तो हरियाणा उनकी जो शंकाएं संक्षेप में मैं चाहता हूं आप बात रखें। ऐसा है हेमंत जी जी पवन यादव एक मिनट भारद्वाज जी एक मिनट में आ रहा हूं। भारद्वाज जी एक मिनट शांत रहिए। पवन यादव, हाँ देखिए, 2014 से पहले या 2010 से पहले वो राजनीतिक पार्टियां बात कर सकती थी, उससे पहले इनका राज था तो इन्होंने किया। और अब हम क्या कर रहे हैं? हम तो सीधी बात ये कर रहे हैं, पिछले 10 साल में भी आप एक भी नाम बता दीजिए। प्रवीण जी, मैं शॉर्ट में एक बार रुक के पूछूंगा आपसे, पिछले 5 साल में आप मेरे को 5 बड़े नाम बता दीजिए। ये 5 बड़ी कंपनियां और उन्होंने 20,000 का रोजगार जनरेट किया। फिर मैं आगे अपनी बात बड़ी कंपनियां बताएंगे। अत्रे साहब मैं पूछ रहे हैं आपसे। पवन यादव आपसे पूछ रहे हैं। अत्रे जी, मैं वही बता रहा हूँ। वीवो तो लॉकडाउन से पहले ही 350 एकड़ लैंड मांग रहा था हरियाणा गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ लैंड दे दीजिए, हम लगाते हैं। ये तो अभी ताजा घटनाक्रम है, ये तो बहुत पुरानी बात भी नहीं है। पवन जी, फरीदाबाद के अंदर 350 एकड़ लैंड जो है। अत्रे साहब पवन यादव ये पूछ रहे हैं कि आपने कितना रोजगार दिया है प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सेक्टर में, वो आंकड़े बता दीजिए ना आपकी सरकार के दौरान। मैंने बताया है कि सरकारी सेक्टर में पिछले 5 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और 5.5 लाख सक्षम युवा रोजगार योजना के तहत 5.5 लाख युवाओं को रोजगार दिलाया। तो 2.5 लाख रोजगार कब क्रिएट होंगे और कब दिए जाएंगे? नहीं, ऐसा है, ये कोई निश्चित नहीं है कि हर कंपनी 10,000 लोगों को रोजगार देगी। ये कोई निश्चित थोड़ा होता है। अरे भाई, उसके लिए आप कोई कंपनी ऐसी है जो 200 युवाओं को रोजगार देगी, वो तो उसके कंपनी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप एक बात जानिए। एक मिनट पवन जी सुनिए, पवन जी आप सुन लीजिए, पवन जी एक बार सुन लीजिए जरा, 1 मिनट सुन लीजिए। इतना समय नहीं है सर, 1 मिनट पवन जी, मैं ये बात कह रहा हूँ, देखिए आप इस बात को बेहतर जानते हैं। जैसे आपने जिक्र किया जी, पवन यादव जी आप बोलिए पवन जी, बोलिए। मैं हेमंत जी, देखिए, पिछले 3-4 साल के बीच हरियाणा में हमारा ये, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने हरियाणा के लिए एक दुखद बता रहा हूँ, कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। हमें भी चाहिए कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आए, और वो आएंगे हमारी सरकार की पॉलिसीज से। जिस तरह की पॉलिसीज ये है, इससे उद्योगों को बहुत दिक्कत होगी भविष्य में। आप निश्चित रूप से आप नोट कर लीजिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। बेशक से आज हम कहते रहे आएंगी, शाम तक सुबह तक भी कहें, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं आएंगी। दूसरी बात, क्योंकि प्रवीण जी के पास बताने के लिए कोई बड़ा नाम नहीं है, तो वो बातों को घुमा रहे हैं कि ये आया या वो आया। मैं 200 लोगों की मैं आपको बात करता हूँ। नोएडा में आप बड़े इन्वेस्टमेंट आई है, आज गुजरात में सारी इन्वेस्टमेंट जारी है। आज भी चेन्नई में हुंडई ने एक प्लांट लगाया, एक और चेन्नई में ही लगाया है। जेसीबी हरियाणा से चली गई, मारुति ने दूसरा प्लांट गुजरात में लगा दिया, हीरो ने दूसरा प्लांट राजस्थान में लगा दिया। वो प्रवीण अत्रे का जवाब देंगे संक्षेप में, एक लाइन में। प्रवीण अत्रे सीधा पवन यादव जी कह रहे हैं कि हमारे पास पिछले 5 साल में जो पिछले 5 साल हेमंत जी, मैं मेरी बात पूरी करने दो जी। नहीं, 5 सालों की बात नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ पूर्व के कुछ सालों में। मैं 5 साल या 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास है ना, हम उसको बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी। और हमें अपनी स्टेट की मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करनी है। आज आप बताइए, मॉरिस गोरेजिस गुजरात में क्यों चला गया? हुंडई का दूसरा प्लांट गुजरात में क्यों लगा? रॉयल इनफील्ड ने 3 प्लांट लगा दिए, चेन्नई में एक और प्लांट लगाया, क्यों लगाया? फरीदाबाद में यामाहा का एक प्लांट है, सॉरी नोएडा में एक, उन्होंने हरियाणा में क्यों नहीं लगाया? हरियाणा गवर्नमेंट उनको इंसिस्ट क्यों नहीं किया कि यामाहा हरियाणा में लगाए? वो चेन्नई में जाके लगाते हैं। माफी चाहता हूं अत्रे साहब, जल्दी से एक कमेंट इस पे दे दीजिए कि कोई बड़ी कंपनी क्यों नहीं आ पाई है।
पिछले 3-4 साल में? देखिए ऐसा है, मैं वही कहने लगा था पवन जी को ऐसा लग रहा है कि अगर मानेसर में कोई बड़ा यूनिट नहीं आया तो सेंचर जब हरियाणा के अंदर आया तो शायद पवन जी को नजर नहीं आया। लैमिनेट्स जो है बरवाला के पास जब जाकर हरियाणा में बताइए प्रवीण जी, मैं मानेसर की बात नहीं करता हूं, मैं पूरे हरियाणा के एसोसिएशन से कनेक्टेड है। अरे सुनिए भाई, मैं पूरे हरियाणा के नाम ले रहा हूं। नहीं, पवन जी, मैं पूरे हरियाणा के नाम ले रहा हूं। अरे मैं वही नाम ले रहा हूं भाई पवन जी। अब आप रुक जाइए ना, अब मैं सेंचर का अगर नाम लेता हूं, मैं लैमिनेट्स का नाम लेता हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूं सर, अब आपका कमेंट पूरा नहीं ले पाऊंगा। अरे आप सेंसर का नाम नहीं सुनोगे भाई, अगर आप लैमिनेट्स का नाम नहीं सुनोगे तो मेरा दोष है। समय नहीं बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण अत्रे साहब, हो गया प्रवीण अत्रे साहब, हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भारद्वाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप इसमें देखिए, जब आप ये पूरा लेकर के आएंगे, ये प्रारंभिक तौर की आशंकाएं हैं, और ये जब जैसे ही ये बातें सामने आएंगी, कानूनी जामा इसको पहनाया जाएगा, उसके बाद भी ये पता चलेगा कि आखिरकार हरियाणा के युवाओं को इसका लाभ मिलता है या नहीं मिलता है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार की पहल है, इसको लेकर के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन लगातार हरियाणा के युवाओं में एक उम्मीद जरूर है। चाहे वो उम्मीद पूरी हो या नहीं हो, ये आगे तय होगा, लेकिन उम्मीद जरूर है कि उनकी नौकरियों का रास्ता खुलेगा। लेकिन युवा से प्राइवेट सेक्टर की तरफ ही नहीं, सरकार की तरफ, सरकारी नौकरियों की तरफ भी देख रहे हैं। इसको लेकर के भी सोचना चाहिए। नमस्कार।